प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के हमारे अतीत पुस्तक के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे और इसी के साथ प्रश्नोत्तर हल करने से पहले हम उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। आमतौर पर विद्यार्थियों को यह लगता है कि सामाजिक अध्ययन एक बोरियत भरा विषय है, जबकि ऐसा है नहीं। हमें तिथियों के पीछे नहीं चलना चाहिए। सामाजिक अध्ययन में, इतिहास के अध्ययन में तिथियों का अत्यंत महत्व है, लेकिन हमें केवल तिथियों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमें जिज्ञासा के लिए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इतिहास को अगर हम जानने के लिए, समझने के लिए अगर उसका अध्ययन करेंगे तो हमें तिथियों को याद करने में भी बोरियत महसूस नहीं होगी। इसीलिए हमें जिज्ञासु बनना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे हम किसी को चाय पीते हुए देखें तो सोचें, चाय पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा, कहाँ से शुरू हुआ होगा। बजाय इसके मूल प्रश्न यह हो सकता है कि चाय पीना या चाय का आविष्कार कब शुरू हुआ। तो हमें इस बात के पीछे नहीं चलना चाहिए कि चाय का आविष्कार कब हुआ, चाय की खोज कब हुई, अपितु हमें इस तरफ देखना चाहिए कि यह कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई होगी, कैसे शुरू हुई होगी। चलिए इसी को लेकर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि चीन के एक राजा को गर्म पानी पीने की आदत थी, जिसका नाम था शेननुंग। उसी ने गलती से चाय की खोज की थी। वह गर्म पानी पीता था। एक दिन उसके सेवक ने गर्म पानी करते हुए गलती से चाय की पत्तियां उसमें गिरा दी और राजा को जल्दी रही होगी तो उसने उसी पानी को राजा को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से चाय की खोज हुई। और यह कब हुई? यह ईसा से 2700 वर्ष पूर्व हुई है। यानी जैसा कि हम पहले भी तिथियों को पढ़ना सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया भी था, तो उस हिसाब से यह 4700 साल पहले, यानी 2000 वर्ष तो ईसा के जन्म के बाद और 2700 वर्ष ईसा के जन्म से पूर्व के, तो यह कुल हो गए 4700 वर्ष पूर्व चाय की खोज हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं कि रेलगाड़ी भारत में कब चली होगी। अब इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर सिर्फ एक लाइन का भी हो सकता है कि जैसे भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली। पर यह एक बोरियत भरा प्रश्न होगा, एक बोरियत भरा उत्तर होगा। तो इसके लिए हमें उसके पीछे की कहानी भी थोड़ी जाननी चाहिए। जैसे ये पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ चली? ये पहली पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र में चली। ये मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के बीच में, वह भी महाराष्ट्र में ही है, यहाँ तक चली। यह कुल सफ़र 34 किलोमीटर का रहा था। आप चित्र में देख रहे हैं, दाईं तरफ जो चित्र दिखाई दे रहा है इंजन का, इसमें देखिए 16 अप्रैल को 3:35 पे शाम के समय पे यह ट्रेन चली थी। हमें इस पे दिखाई दे रहे हैं लोग भी। अब इसी के साथ आप दाईं तरफ नीचे कॉर्नर में देख सकते हैं, एक भाप का इंजन दिखाई दे रहा है। अब बाईं तरफ लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में एक डीजल का इंजन दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ऊपर बाईं तरफ एक इलेक्ट्रिक इंजन दिखाई दे रहा है। तो हमें यह भी दिखाई दिया कि किस तरह से रेलवे ने तरक्की की। पहले के इंजन कैसे थे, उसके बाद बीच के समय में इंजन कैसे रहे, और आज के इंजन पहले के इंजन से जो हमें दाईं तरफ ऊपर कोने में दिखाई दे रहा है, इससे किस तरह भिन्न है। यह बड़ा भी दिखाई दे रहा है, यह शक्तिशाली भी है, यह तेज भी है। तो इस तरह से समय के अनुसार प्रगति भी होती है। अब इसी तरह से हम और देखते हैं। आप दैनिक जीवन में समाचार पत्रों को तो जरूर देखते होंगे, तो यह भी जिज्ञासा रहेगी कि सबसे पहले समाचार पत्र कब छपे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के समाचार पत्रों में और पहले के समाचार पत्रों में बहुत भारी अंतर था।
पहले के समाचार पत्र पत्थर पर छप रहे थे। जैसा कि आप दाएं तरफ चित्र में देख रहे हैं, यह रोमन साम्राज्य के समय का समाचार पत्र है। यह पत्थर पर खुदाई करके बनाया गया है। आप चित्र में पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहला ज्ञात समाचार पत्र ईसा पूर्व 59 वर्ष पहले द रोमन एक्टा डी उर्ना नाम से छापा गया था, बनाया गया था। 59 ईसा पूर्व से तात्पर्य ईसा के जन्म से 59 वर्ष पूर्व इस समाचार पत्र की खुदाई की गई, छपाई की गई थी। जूलियस सीजर, जो उस समय यूनान के राजा थे, उन्होंने जनसाधारण को महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं से अवगत कराने के लिए उन्हें शहरों के प्रमुख स्थानों पर प्रेषित किया था। यह हमारे शिलालेखों से भिन्न है। हमारे शिलालेखों से भिन्न कैसे हुआ? हमारे जो शिलालेख, जो हमें आपने पूर्व के इतिहास के अध्ययन में पढ़े भी हैं और हमने पिछले वीडियोस में भी दिखाए थे, शिलालेख, स्तंभलेख के बारे में बताया था। हमारे शिलालेख ऐतिहासिक चीजों को ही दर्ज कर रहे थे। इनमें दैनिक जीवन के निर्णय को नहीं दिखाया गया था। इनमें इतिहास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जो निर्णय थे, उनको ही शिलालेख पर चित्रित किया जाता था, उनको ही शिलालेख पर दिखाया जाता था, खुदाई की जाती थी। उसके बाद 8वीं शताब्दी में चीन में हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रचलन हुआ। अब भारत की बात करते हैं। भारत का पहला अखबार द बंगाल गजेट को 29 जनवरी 1780 में ब्रिटिश राज के तहत जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी के पहले समाचार पत्र के बारे में अब जानकारी आपको जुटानी है। यह जो बंगाल गजेट समाचार पत्र था, यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, इंग्लिश भाषा का समाचार पत्र था। इस प्रकार हम देखते हैं ऐतिहासिक जानकारी के लिए तारीखों की महत्ता बहुत है। यहाँ पर आपने देखा, हमने पहली पैसेंजर ट्रेन चलने की भी तारीख बताई है। हमने पहले अंग्रेजी अखबार या भारत के पहले अखबार को जारी करने की तारीख भी बताई है। तो इस प्रकार तारीखों का अत्यंत महत्व है, पर हमें तारीखों के साथ में उस प्रसंग से जुड़ी हुई जिज्ञासा के बारे में भी जानना चाहिए कि वह प्रसंग, जैसे समाचार पत्र का प्रसंग था, या चाय से जुड़ा हुआ प्रसंग था, या ट्रेन से जुड़ा हुआ प्रसंग था, हमें उसके बारे में जिज्ञासा रखनी चाहिए, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटानी चाहिए। अब है ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल। तो भारत में पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। यह 1773 से 1785 तक, कुल 12 वर्ष तक भारत में गवर्नर जनरल रहा। और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, यह 12 फरवरी 1947 से भारत की आज़ादी तक 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारत के वॉइसरॉय रहे थे। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इंडिया पे शासन कर रहा था, उसको वॉइसरॉय कहा जाने लगा। आगे के अध्यायों में हम दूसरे ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉय के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे वेल्जली, जिन्होंने सहायक संधि चलाई और अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया, इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD विभाग की स्थापना की, सिंचाई के सुधार भी किए, कुछ सामाजिक सुधार और भी किए। पर लॉर्ड डलहौजी को याद किस लिए किया जाता है? लैप्स की पॉलिसी के लिए, यानी हड़प नीति के लिए। हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति भारतीय रियासतों के, भारतीय राजाओं के राज्य को हड़पने की इन्होंने एक
पॉलिसी बनाई थी उसी को डलहौजी की लैप्स की नीति भी कहते हैं। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग देख रहे हैं आप। कैनिंग 1857 में ब्रिटिश का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वॉइस रॉय बना। इनका पदनाम बदल दिया गया था, गवर्नर जनरल से वॉइस रॉय किया गया था, जैसा पिछले पेज में मैंने बताया भी है। इन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड भी बनाया और 1856 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सामाजिक सुधार का कार्य भी किया था, विधवा पुनर्विवाह। 1856 से पहले विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं थी, कानूनी रूप से इसकी आज्ञा नहीं थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून पास किया जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। लॉर्ड लिटन यह सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश वॉइस रॉय था। लॉर्ड कैनिंग ने 1878 में ये गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल था और इसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया जिसमें भारतीय भाषाओं के अखबारों पर, समाचार पत्रों पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई। इसी के समय में भयंकर सूखा पड़ा जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए। इसने एक और क्रूर कार्य किया था। यह चाहता था, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य की भी ये मंशा थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज ICS में भारतीय युवाओं का, भारतीय वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। इसकी परीक्षा पहले इंग्लैंड में ही होती थी जिसके लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष थी। लॉर्ड लिटन ने यह ICS के लिए अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इसके बाद लॉर्ड रिपन, जितना अधिक लॉर्ड लिटन क्रूर माना गया है उतना ही अधिक लॉर्ड रिपन को उदारवादी माना गया है। इन्होंने आते ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन ने बनाया था उसको हटाया, उसकी पाबंदियों को हटाया और भारतीय प्रेस को कुछ आज़ादी दी। इन्हीं के समय में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में हुई। इससे पहले लॉर्ड मेयो ने भी 1872 में जनगणना करवाने का प्रयास किया था, पर नियमित जनगणना 1881 से ही शुरू हुई है जो लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई। इनके द्वारा किया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और भी था, स्थानीय स्वशासन की स्थापना। स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण। तो इस तरह से हमने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के बारे में एक संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त की। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आगे वीडियो बनाए जाएंगे। तो भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 काल के आधार पर बांटा है: प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक काल। अंग्रेजी शासन का सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा शासन चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती थी, जो पॉलिसीज बनाई जाती थी, वे उसका पूरा रिकॉर्ड रखते थे। उनका रिकॉर्ड रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार भी बनाए, संग्रहालय भी बनाए, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर भी उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए जहां पर वे अपनी पॉलिसीज का, अपने विभिन्न निर्णयों का रिकॉर्ड रखते थे। सरकारी रिकॉर्ड से उस समय के दूसरे पक्ष की जानकारी पूरी नहीं मिलती। यह तथ्य भी सही है। इसकी व्याख्या करते हुए हम देखते हैं, क्योंकि सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो वह उस पॉलिसी को अच्छा बताती थी और वे उसके अवगुण को, उसके ड्रॉबैक्स को, उसके दोषों को अपने रिकॉर्ड में किस लिए रखेंगे। तो इसीलिए वे दूसरे पक्ष द्वारा, दूसरा पक्ष यानी जनता के पक्ष को अपने सरकारी रिकॉर्ड में कम से कम जगह देते थे। तो इसलिए
अंग्रेजों के समय के सरकारी रिकॉर्ड से हमें उस समय के दूसरे पक्ष की यानी जनता की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जैसे ही इस चित्र को देखते हैं, यह 1857 की क्रांति का चित्र है। इस चित्र को लेकर अंग्रेजी शासन द्वारा कई जगह पर यह कहा गया कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। यह क्रांति के बारे में अंग्रेजी पक्ष को बताता है, उनके सरकारी रिकॉर्ड में उपस्थित पक्ष को बताता है, पर भारतीय पक्ष को गौण कर देता है। हमारे पक्षानुसार 1857 की क्रांति तो एक जन आंदोलन थी, एक राष्ट्र विद्रोह था अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ। पर सरकारी रिकॉर्ड तो यह कह रहा है कि जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बागी सिपाही थे जो केवल लूट खसोट में लगे हुए थे। तो इस प्रकार इस पाठ की व्याख्या हमने अभी तक की है। अब आगे हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, सही और गलत बताइए। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया था। यह सही है। पिछले वीडियोस में भी हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया था। ये कालखंड थे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई कालखंड या ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का कालखंड।